सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर हरिओम, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जींद में एसोसिएट प्रोफेसर। और हम आज बात कर रहे हैं करंट्स ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। हिंद महासागर की धाराओं की बात करने से पहले हमने बात की है प्रशांत महासागर की और हिंद महासागर की धाराओं की। तो उनकी जब हमने बात की तो उसमें हमें पता चला कि भूमध्य रेखा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में से गुजरती है और दोनों ही महासागरों को उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांटती है। लेकिन यहाँ पर हिंद महासागर का जो आकार है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से छोटा है, इसलिए भूमध्य रेखा उसके बीच में से तो गुजरती है, लेकिन उसका बहुत सारा भाग भूमध्य रेखा से दक्षिण में रहता है। इसलिए हिंद महासागर का जो दक्षिणी भाग है वो ज़्यादा है और हिंद महासागर का जो भूमध्य रेखा से ऊपर का जो भाग है वह कम है। तो इस प्रकार से हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की धाराओं से अलग हैं। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पे। और हिंद महासागर में जिस प्रकार से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की धाराओं में उत्तरी भूमध्य रेखा धाराएं और दक्षिणी भूमध्य रेखा धाराएं चलती हैं, उसका क्रम इस प्रकार से यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर में हिंद महासागर बहुत छोटा है और बीच में भारतीय उपमहाद्वीप आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ऋतु परिवर्तन के साथ धाराएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। और ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं, समर सीजन होता है। और जब सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है या विंटर सीजन होता है। तो विंटर सीजन में मॉनसून पवनों के साथ जो हिंद महासागर की धाराएं हैं वो अपनी दिशा बदलती रहती हैं। और इस प्रकार से हम इस समय हम बात कर रहे हैं जो आप मानचित्र में देख रहे हैं। मानचित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में यहाँ पे पड़ता है भारतीय उपमहाद्वीप और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया और यहाँ पर यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। और ये यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है आपका हिंद महासागर या इंडियन ओशन। तो इसमें जो चित्र बनाया गया है उस चित्र में आप देख रहे हैं कि इस चित्र में जो लाल रंग से दिखाई गई हैं वो गर्म जल की धाराएं हैं और जो काले रंग से दिखाई गई हैं वो ठंडे जल की धाराएं हैं। तो और ये जो धाराएं इसमें दिखाई गई है ये विंटर सीजन की दिखाई गई है, सर्दियों की सर्द ऋतु की धाराएं दिखाई गई है। अब सर्द ऋतु में जो सूर्य जो स्थिति क्या होती है ये हमने जानना है। सर्द ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जो दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री है उसके ऊपर सीधी पड़ती है, यहाँ पर सीधी पड़ती है। तो जो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो भूमध्य रेखा पर होता है, वह दक्षिण की ओर उसका रुझान ज़्यादा नहीं होता और न ही उसका रुझान उत्तर की ओर होता है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पर होने के कारण व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। जब इस प्रकार से ये पवनें चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जो उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें चलती हैं, तो उन पवनों के रगड़ से या उन पवनों के संघर्ष से, उन पवनों के टकराने से जल का संचरण उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से होता है। और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के तट के सारे म्यांमार के तट के सारे ये पवनें चलती हैं। इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट या मानसून प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो उदय है या जो इनका जो उद्गम स्थान है वह मलाइका चैनल से शुरू होता है और यहाँ से इस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी एशिया के तट के सारे ये उत्तर की ओर बढ़ती हैं और बंगाली खाड़ी में जो तटीय जो क्षेत्र है, भारतीय तटीय क्षेत्र, उसके सारे बढ़ती है और श्रीलंका को पार करते हुए
कन्याकुमारी को पार करते हुए फिर अरब सागर में घुसती है। और क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाएं हाथ की ओर रहती हैं, तो इस प्रकार से तट के सहारे सारे ये अरब सागर में तट के सहारे सारे गुजरात तक पहुंचती है। और गुजरात में पहुंचने के बाद फिर खंबात की खाड़ी के तट के सहारे सारे इस प्रकार ये अरब सागर, सऊदी अरब के तट के साथ साथ और अफ्रीका के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर, इनकी दिशा यहाँ पर आकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। और जैसे ये भूमध्य रेखा के पास पहुंचती है तो भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखा को पार करने के बाद यह काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स का रूप धारण कर लेती है, भूमध्य रेखीय विरुद्ध धारा का रूप धारण कर लेती है और इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये शरद ऋतु में ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में बंगाली खाड़ी और अरब सागर में भारतीय तट के साथ साथ चलती हैं और इनकी दिशा बंगाली खाड़ी में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और अरब सागर में भी इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो ये हुई उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह। इन धाराओं को उत्तरी मानसून प्रवाह कहते हैं। और भूमध्य रेखा के पास पहुंचकर अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखा के पास पहुंचकर ये पवनें पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर विरुद्ध भूमध्य रेखीय धारा का रूप धारण कर लेती है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर पूरे हिंद महासागर को पार करके फिर मलाइका चैनल तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हम दो धाराएं इस समय हमने पढ़ी है, उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह और विरुद्ध भूमध्य रेखीय हिंद महासागर की धारा। तो ये दो धारा की हमने बात करी। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करेंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण गोलार्ध में वही सेम स्थिति, वही उसी प्रकार की स्थिति रहती है जिस प्रकार से प्रशांत महासागर में है और अंध महासागर में रहती है। क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें हाई प्रेशर 30 डिग्री और 35 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट उच्च वायुदाब पेटी से 5 डिग्री उत्तर पार्टी दक्षिण की लो प्रेशर बेल्ट या निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं और उनकी दिशा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो उनके साथ समुद्र में धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, जिन धाराओं को दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं कहते हैं। और यही स्थिति प्रशांत महासागर में थी और यही स्थिति अंध महासागर में थी। तो इस प्रकार की ये स्थिति जो ये गर्म जल की धाराएं हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो चलने वाली धाराएं हैं यह व्यापारी पवनों के कारण ही उत्पन्न होती है और पूर्व से पश्चिम की ओर पूरे हिंद महासागर को पार करती है। हिंद महासागर को पार करने भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर को पार करने के बाद जब ये अफ्रीका के तट के पास पहुंचती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग इसके उत्तर की ओर का जो भाग है वह विरुद्ध भूमध्य रेखीय धारा का रूप धारण कर लेता है और एक दाएं हाथ की ओर बाएं हाथ की ओर यहाँ पर ये धाराएं दक्षिण की ओर बढ़ती है, अफ्रीका के तट के सारे साथ दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये हुई भूमध्य रेखीय दक्षिणी प्रवाह या दक्षिणी धाराएं, दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जल की धाराएं। और जब ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय ये दक्षिण की ओर क्यों मुड़ती है, क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में है और दक्षिण गोलार्ध में धाराएं व पवनें अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ेंगी और इस प्रकार से यहाँ पर बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। और पश्चिमी तट के साथ अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ ही बहते बहते जब मेडागास्कर के पास द्वीप के पास पहुंचती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा गर्म जल की धारा मेडागास्कर के पूर्वी तट के सारे सारे दक्षिण की ओर बढ़ती है और दूसरी जो धारा है वह मेडागास्कर द्वीप प्रायद्वीप और मोजाम्बिक के बीच में से मोजाम्बिक देश के बीच में मोजाम्बिक चैनल को पार करती है। जो धारा मेडागास्कर के पूर्वी तट के सारे सारे दक्षिण की ओर बढ़ती है उसे मेडागास्कर की गर्म जल की धारा कहते हैं। यहाँ पे लिखा मेडागास्कर करंट व इसको हम मेडागास्कर वार्म करंट कहेंगे। पहले ही मैंने इसको बताया था कि जो लाल रंग से दिखाई दी है वो गर्म जल की धाराएं हैं। तो इस प्रकार मेडागास्कर के पूर्वी तट के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली जो धारा है उसे मेडागास्कर गर्म जल की धारा कहते हैं। दूसरी धारा जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जल की धारा थी, जो उसका दूसरा भाग है मेडागास्कर द्वीप
और मोजाम्बिक देश के बीच में से मोजाम्बिक चैनल को पार करता है, उसे मोजाम्बिक गर्म जल की धारा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए मोजाम्बिक जो गर्म जल की धारा है वह दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ती है। मेडागास्कर द्वीप को पार करने के बाद दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं और इनकी दिशा फिर वही उत्तर से दक्षिण की ओर रहती है, जहां पर इसको अंगुलहास की गर्म जल की धारा कहते हैं। यहाँ पे लिखा है अंगुलहास की गर्म जल की धारा। अंगुलहास की गर्म जल की धारा की दिशा भी उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में है इसलिए ये अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ती है, और जैसे ये बाएं हाथ की ओर मुड़ती है तो अंध महासागर से बहने वाले पश्चिमी प्रवाह, जो पश्चिमी ठंडे जल का प्रवाह है, उसमें ये शामिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार, और यहाँ पर आने ये पश्चिमी प्रवाह बढ़ते चलता है क्योंकि ये पछुआ पवनों के प्रभाव में होता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी प्रवाह की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और ये 30-35 डिग्री दक्षिण अक्षांश से और 60 और 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश से बीच में ये रहता है। और क्योंकि यहाँ पर भूमि है बहुत कम है, यह स्थल भाग बहुत कम है, इसलिए बहुत तेज गति से ये धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से ये ठंडे जल की धाराएं होती है कि वो ठंडे क्षेत्र में ही हमेशा रहती हैं। तो अंगुलहास की धारा दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पश्चिमी पवन प्रवाह के साथ मिलकर पश्चिम से पूर्व की ओर ये बढ़ती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हुआ ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो पश्चिमी प्रवाह है और अंध महासागर से पूरे हिंद महासागर को पार करते हुए आगे बढ़ता है, पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ता है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचता है तो यह फिर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो पश्चिमी प्रवाह के रूप में प्रशांत महासागर में घुस जाता है इस प्रकार से इधर, और दूसरा भाग क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में है तो अपने बाएं हाथ की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे उत्तर की ओर बढ़ना शुरू होता है। और जब यह पूर्वी तट के सारे उत्तर की ओर बढ़ता है तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पश्चिमी तट के सारे बढ़ता है तो यहाँ पर इसे पश्चिमी, या यहाँ पे इसको पश्चिमी लिखेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडे जल की धारा कहते हैं, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों से गर्म जल क्षेत्रों की ओर पहुंच रही है। तो इसको हम कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडे जल की धारा। और इस धारा का जो की दिशा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में उत्तर की ओर बढ़ते हुए दोबारा फिर दक्षिणी भूमध्यरेखीय गर्म जल की धारा में मिल जाती है। और जो दक्षिणी भूमध्यरेखीय गर्म जल की धारा ने जो जल यहाँ से हटाया था उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडे जल की धारा यहाँ पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये हुई पूरे दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं और सर्दियों में बहने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह, जो केवल सर्दियों में ही उत्पन्न होता है। और सर्दियों में ही उत्पन्न होती है भूमध्यरेखीय विरुद्ध गर्म जल की धारा। तो इस प्रकार ये तो बात हमने करी है यहाँ पर जो विंटर सीजन की है या सर्द ऋतु की है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इसको हम यदि इसको मिटा दें तो फिर हम बात करेंगे इसकी ग्रीष्म ऋतु की धाराओं की। तो ग्रीष्म ऋतु की धाराओं में जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो ग्रीष्म ऋतु की जो धारा है वो उत्पन्न हो जाती है, और जो सर्द ऋतु की जो धारा है मानसून प्रवाह जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है, उसकी दिशा भी पूर्णतः बदल जाती है। तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु होता है, पहले ग्रीष्म ऋतु की हम बात कर समझ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार से है और सूर्य की स्थिति कहाँ होती है और कहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और गर्मियाँ कहाँ होती है। जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर यहाँ से बहने वाली गुजरने वाली जो कर्क रेखा है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इस कर्क रेखा में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी जो भाग है वह गर्म हो जाता है, भाग विशेष रूप से भारतीय महाद्वीप है वो गर्म हो जाता है। और जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है भूमध्यरेखीय क्षेत्र से खिसक कर उत्तर की ओर भारत के बीच में से यहाँ से गुजरना शुरू हो जाता है। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जो यहाँ पर वायु दबाव निम्न वायु दबाव हो जाता है
जो निम्न वायु दबाव की जो पेटी भूमध्यरेखीय क्षेत्र में थी वह यहाँ से खिसक कर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार से इस भाग में निम्न वायु दबाव बन जाता है। तो निम्न वायु दबाव यहाँ पर बनने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने हैं, जो उच्च वायु दाब पेटी जो 30 और 35 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में होती है, और जो 5 डिग्री और उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वहां तक बढ़ती है। क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ की बजाय वह भारत के बीचों बीच गुजरता है। तो इस प्रकार से निम्न वायु दबाव भारत के बीच में हो जाता है। तो जो दक्षिणी पूर्वी मानसून पवने हैं वो भूमध्यरेखा को पार करते हुए उत्तरी गोलार्ध में बढ़ती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से जैसे दाएं हाथ की ओर मुड़ती है तो वो पवने भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं। तो उन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने कहते हैं। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने उत्पन्न होती है, उनके साथ भूमध्यरेखीय क्षेत्रों से जल दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर पूर्व की ओर तट के सारे इस प्रकार बढ़ना शुरू होता है। ये उसी समय होता है जब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो भारत के बीच में होता है, निम्न वायु दबाव भारत के बीच में होता है। तो जैसे ही पवने दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ साथ हिंद महासागर का जो जल है तट के सहारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है तो क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है और अपने दाएं तट के सहारे अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ेगा और अरब सागर में भारतीय पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की ओर बढ़ता है और पूरे भारत को पार करके श्रीलंका को पार करते हुए इस प्रकार बंगाली खाड़ी में घुसता है। और बंगाली खाड़ी में भी तमिलनाडु और उड़ीसा के तट के सहारे ये उत्तर की ओर बढ़ता है। फिर ये म्यांमार और के तट के सहारे दक्षिण की ओर बढ़ता है और इस प्रकार से ये पार करके मलाई का चलन को भी पार करके यह भूमध्यरेखीय दक्षिणी भूमध्यरेखीय गर्म जल की धारा में ये प्रवेश कर जाता है। तो इसको हम कहेंगे पश्चिमी मानसून पवने, साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने, ये इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, इसका हम कहेंगे साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। तो ये साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो प्रवाह है वो कब पैदा हुआ, जब सूर्य किरणें कर्क रेखा और सीधी पड़ती है। कर्क रेखा और सीधी पड़ने के कारण यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होने के कारण जो दक्षिणी पूर्वी मानसून पवन दक्षिण गोलार्ध में थी वह भूमध्यरेखा को पार करते हुए अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है और उनकी दिशा दक्षिण पूर्व न होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाते हैं। और उसके साथ ही ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह उत्पन्न होता है जो अफ्रीका के तट के सहारे अरब सागर को पार करते हुए भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे पार करता है और बंगाली खाड़ी में भी इस प्रकार तट के सहारे बंगाली खाड़ी को पार करके दोबारा फिर दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा में शामिल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुई के अनुसार यह अपना सर्कल पूरा करता है। तो ये तो बात हुई दोनों ऋतुओं में गर्म जल की और ठंडे जल की धाराओं की। इस समय इस स्थिति में भूमध्यरेखीय विरुद्ध गर्म जल की धारा उत्पन्न नहीं होती है। क्यों यहाँ पर क्यों उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये उत्तरी जो हिंद महासागर है उसमें जो मानसून प्रवाह है, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवाह है उसके द्वारा जल को पश्चिम से पूर्व की ओर ही धकेला गया है। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा जल की जो मात्रा है वह हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में नहीं होती है और उसी जल को ही दोबारा दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवाह के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर तट के सहारे भेजा गया है। इसलिए यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी जो भूमध्यरेखीय विरुद्ध गर्म जल की धारा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपसे हमने बात की भारतीय हिंद महासागर की धाराओं की। दोनों ऋतुओं में हिंद महासागर की धाराएं हमने बात करी, तो आपने ध्यान से सुना हो। इस प्रकार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।